हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम सीटेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और आज की क्लास में हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न करने वाले हैं। अगर सीडीपी के इन 30 प्रश्नों में से आपके 15 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप सीटेट एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, या केवल वातावरण का। तो देखिए जो आपका यहाँ पे मानव व्यक्तित्व है यह आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 वाला राइट आंसर हो जाएगा। जो भी छात्र यहाँ पे 3 वाले को चूज किए हैं वह बिल्कुल राइट हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, सभी लोगों को प्रयास करना है इसका राइट आंसर करने का। बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। जो आपका ए वाला है यहाँ पे फर्स्ट वाला, यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है और इसका यहाँ पे राइट आंसर करना है, शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए दिया गया है, शिक्षार्थी के सामाजिकरण की प्रक्रिया, परिवार की आर्थिक स्थिति, परिवार की सामाजिक स्थिति, शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचार रणनीति। शिक्षार्थियों के बीच जो अधिगम शैली में अंतर का कारण है यह शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचार रणनीति हो सकती है। तो यहाँ पे 4th वाला राइट आंसर है। जो भी छात्र 4th वाले को चूज किए हैं वह राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका यहाँ पे राइट आंसर करेंगे। 4 ऑप्शन दिया गया, संवेदी यहाँ पे प्रेरक चरण है, पूर्व संक्रियात्मक चरण है, मूर्त संक्रियात्मक चरण है और औपचारिक संक्रियात्मक चरण है। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का जो संवेदी प्रेरक चरण होता है उसमें बच्चा वस्तु का अस्थायित्व यहाँ पे प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से आंसर करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। एक बच्चा जो यहाँ पे डॉट डॉट दिया गया विकार से ग्रस्त है, वह सा को वाज और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर बताएंगे कौन सा विकार है। सभी लोग यहाँ पर देखेंगे, प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। यहाँ पर देखेंगे क्या है, सा को वह वाज यहाँ पे पढ़ रहा है और न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, पठन संबंधी विकार है। पठन संबंधी विकार किस में होता है, पठन संबंधी जो विकार होता है वह होता है आपका यहाँ पे डिसलेक्सिया में। तो देख लेंगे डिसलेक्सिया किस में दिया गया है, डिसलेक्सिया आपका दिया गया 3rd वाले में। तो 3rd वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी छात्र यहाँ पे 3rd वाले को चूज किए हैं वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और अगर यहाँ पे लेखन संबंधी कोई विकार आता है तो उसमें डिस्ग्राफिया होगा, यह पॉइंट याद रखेंगे। पठन संबंधी विकार है तो डिसलेक्सिया, और गणना संबंधी कोई विकार है तो वह डिसकैलकुलिया है। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में सीटेट में। तो यहाँ पे जल्दी से प्रयास करिए, राइट आंसर कीजिए। पहला ऑप्शन है कि नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, और दूसरा है कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश दे करके, धार्मिक शिक्षा को महत्व दे करके, या व्यवहार के स्पष्ट नियम बना करके। तो देखिए कोहलबर्ग के अनुसार जो शिक्षक बच्चों में जो नैतिक मूल्य का विकास कर सकते हैं वह देखेंगे तो सही तरीका है कि नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में बच्चों को शामिल किया जाए। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो फर्स्ट वाला राइट आंसर है। जो भी छात्र फर्स्ट को चूज किए हैं वह राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और यहाँ पे राइट आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। देखिए दिया गया है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे
स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो विकास है वह क्या है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और यहाँ पे नहीं शब्द लग गया तो पहला वाला तो आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है, नहीं दे दिया है तो यह भी आपका यहाँ पे संबंधित होती हैं, नहीं दिया गया यह भी गलत हो जाएगा। सभी की विकास दर समान नहीं होती है, तो बिल्कुल सही है। जो भी बच्चे होते हैं या सब में देखेंगे अलग अलग तरीके से यहाँ पे विकास होता है, विकास की जो दर होती है वह सब में बराबर नहीं होती, तो यह क्या हो जाएगा, थर्ड वाला आपका सही होगा। बाकी यहाँ पे दिया गया विकास हमेशा रेखीय होता है, तो यह भी आपका गलत हो जाएगा, तो थर्ड वाला राइट आंसर है। जो भी छात्र यहाँ पे थर्ड वाले को चूज किए हैं वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न ले तो शिक्षक को चाहिए कि वह, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। अगर देखिए कोई भी बच्चा है वह पाठ में रुचि नहीं ले रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, जो अपनी शिक्षण विधि है उसी को बदले, उसी में सुधार करे, उसको बदले। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, शिक्षण विधि को बदल दें, फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, प्रयास करना है सभी लोगों को राइट आंसर करने का। गतिविधि आधारित शिक्षण किस पर बल देता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो गतिविधि आधारित शिक्षण होता है वह देखेंगे यहाँ पे सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर बल देता है, तो यहाँ पे सेकंड वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं, यह विचार किसके द्वारा रखा गया तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो विचार है न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं, यह जो कथन है यह जीन पियाजे ने कहा था, जीन पियाजे दिया गया थर्ड वाले में, तो थर्ड वाला आपका राइट आंसर है। जो भी छात्र थर्ड को चूज किए राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कि संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है। यहाँ पर देखेंगे जो फोर्थ वाला है, फोर्थ वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार देखिए सीटेट एग्जाम में पूछा जा चुका है। कोहल वर्ग के अनुसार जो सही और जो गलत है प्रश्न के बारे में जो निर्णय लेना होता है, निर्णय लेने में जो शामिल चिंतन प्रक्रिया है उसको नैतिक तर्कड़ा कहा जाता है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सभी लोगों को आंसर करना है, प्रयास सभी लोग कीजिए। कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह, तो यहाँ पर देखिए दिया गया विद्यार्थी जो करना चाहते हैं वह करने दें, तो यह तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों से कड़ाई का व्यवहार करें, यह भी गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को कुछ समस्या हल करने के लिए दें, तो यहाँ पे थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड वाला राइट आंसर होगा। कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को चाहिए कि विद्यार्थियों को कुछ समस्या दे दे जिसका वह हल करते रहें, तो थर्ड वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 5वीं कक्षा से ऊपर के विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटि को यहाँ पे डॉट डॉट का संकेत माना जाना चाहिए, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए अगर यहाँ पे 5वीं कक्षा से ऊपर के विद्यार्थी हैं और उनके द्वारा कोई भी त्रुटि किया जा रहा है तो वह देखेंगे उनकी जो अधिगम है, जो उनके लर्निंग है, सीखने के वह चरण में यहाँ पे शामिल होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, उनकी अधिगम का चरण है, तो यहाँ पे सेकंड वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मौखिक परीक्षा का उद्देश्य क्या है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करिए, जल्दी से यहाँ पे आंसर कीजिए। मौखिक परीक्षा का उद्देश्य क्या है, विद्यार्थियों की कठिनाइयों की पहचान करना, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला तो सही है। भाषा की धारा प्रवाह एवं लचीले प्रयोग की जांच करना, तो यह भी हो जाएगा मौखिक परीक्षा से। विद्यार्थियों के भाषाई कौशल को प्रयुक्त करने की क्षमता की जांच करना, यह भी हो जाएगा, तो यहाँ पे फोर्थ वाला राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। चार के चारों यहाँ पे जो तीन दिए गए हैं तीनों के तीनों सही हैं, तो फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सभी लोग प्रयास करिए और जल्दी से आंसर कीजिए। यहाँ पर देखेंगे दिया गया समावेशित विद्यालयों में बाल केंद्रित मूल्यांकन प्रणाली होनी चाहिए, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। समावेशित विद्यालयों में जो बाल केंद्रित मूल्यांकन प्रणाली है वह कैसी होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। निरंतर होनी चाहिए, यह भी सही है। भागीदारीपूर्ण होनी चाहिए, यह भी सही है, तो ये सभी वाला होगा, फोर्थ वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि शिक्षण के दौरान बच्चे के कक्षा कक्ष यहाँ पे व्यवहार के सर्वाधिक यहाँ पे उपयुक्त है, तो सभी लोगों को यहाँ पे प्रयास करना है इसका यहाँ पे राइट आंसर करने का।
देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, अवलोकन है, केस स्टडी है, और यहाँ पे साक्षात्कार है और प्रश्नावली है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अवलोकन हो जाएगा। शिक्षण के दौरान बच्चे की कक्षा कक्ष व्यवहार के अध्ययन हेतु कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यह अवलोकन विधि होगा, फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, व्यक्तित्व सीखने योग्य व्यवहारों का आदर्श संग्रह है, यह किसका कथन है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। व्यक्तित्व सीखने योग्य व्यवहारों का आदर्श संग्रह है, यह किसका कथन है? यह स्किनर का कथन है। तो यहाँ पे सेकंड वाला राइट आंसर होगा। विद्यालयी बच्चों में निम्न प्रेरण इसके कारण होती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसी वयस्क द्वारा समर्थित छोटे समूह में सीखते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रयास करना है राइट आंसर करने का। कि सामाजिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। देखिए जो सामाजिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं वह सामाजिक और मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रयास करना है इसका राइट आंसर करने का। बुद्धि का एकल घटक या एकल अव्यय सिद्धांत दिया था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। अल्फ्रेड बेने ने दिया था। जो बुद्धि का एकल घटक वाला सिद्धांत है वह अल्फ्रेड बेने ने दिया था। तो सेकेंड वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत इनमें से किस वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया जाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह आता है ज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत। तो सेकेंड वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखेंगे जल्दी से आंसर भी करेंगे आप लोग। रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका विकास किया। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और हरमन रोडसा ने ही किया था। तो यहाँ पे फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी प्रकृति भावनात्मक विकास से संबंधित नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और यहाँ पे राइट आंसर करेंगे। देखिए दिया गया, भावनाओं की उत्पत्ति शारीरिक परिवर्तन के साथ शुरू होती है। भावनाओं का प्रस्फुटन जन्म के साथ होने लगता है। शुरुआती बाल्यकाल के दौरान भावनाओं का प्रचंड रूप नजर आता है। भावनाएं शारीरिक विकास से असंबद्ध होती हैं। देखिए दिया गया है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, भावनात्मक विकास से संबंधित नहीं है दिया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड वाला राइट आंसर होगा। इसको छोड़ करके बाकी सब हैं। तो यहाँ पे सेकेंड वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इनमें से कौन पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखेंगे एनसीएफ 2005 में क्या है। एनसीएफ 2005 में है कि ज्ञान को यहाँ पे स्कूल के बाहरी जीवन से भी जोड़ना है। बच्चों के ज्ञान को यहाँ पे स्कूल के बाहरी जीवन से भी जोड़ना है। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद और भी यहाँ पर है, जैसे यहाँ पे पढ़ाई को रटंत्र प्रणाली से मुक्त कराना। तो यह भी आपका है, यह भी देखेंगे एनसीएफ 2005 में है। और इसके बाद देखेंगे यहाँ पे अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना। तो यह नहीं है, एनसीएफ 2005 में यह नहीं है, बल्कि यहाँ पे मातृभाषा जो है उसमें शिक्षा देने की बात की गई है। तो यह तो आपका नहीं है। और इसके बाद दिया गया बच्चों को चौमुखी विकास का अवसर उपलब्ध कराना। तो यह भी है। तो यहाँ पर देखेंगे नहीं वाला पूछा गया, नहीं वाला पूछा गया है। तो थर्ड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे नहीं वाला पूछा गया है। बाकी सब के सब एनसीएफ 2005 में हैं। इसके बाद भी 5 प्रश्न और हैं। और उससे पहले आप लोग भी जान लीजिए कि जो सीटेट एग्ज़ाम है 8 फरवरी को होने वाला है। बहुत ही कम समय आपके पास बचा हुआ है। और सीटेट एग्ज़ाम में देखेंगे 150 प्रश्न पूछा जाता है। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। पासिंग मार्क आपका 90 नंबर है। और अगर एक बार पास कर ले गए सीटेट एग्जाम को, उसकी मार्कशीट मिल जाएगी। तो उसकी वैलिडिटी बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए है। लाइफ टाइम के लिए आप यहाँ पे यूपी में सुपर टेट होता है, बिहार में बीपीएससी ट्री के एग्जाम होते हैं, और केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय है, DSSB, सब जगह के जो यहाँ पे टीचिंग एग्जाम है उसको देकर के गवर्नमेंट टीचर बन पाएंगे अगर एक बार पास कर लेते हैं सीटेट एग्जाम को। और सीटेट एग्जाम में देखेंगे लगभग 100 से 110 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछा जाता है। चाहे कोई सब्जेक्ट हो, CDP है, CDP में 30 प्रश्न आएगा, 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। लैंग्वेज में भी 30 प्रश्न आएगा, 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। और इसी तरीके से आपका सोशल साइंस या मैथ साइंस या आपका मैथ EVS होगा, तो उसमें भी देखेंगे 60 प्रश्न आएंगे, 40 से 42 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। तो सीटेट के लिए प्रीवियस ईयर पेपर जरूर पढ़ के एग्जाम में जाइएगा।
और ये सीटेड फरवरी 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। ये सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा, और अगर प्राइमरी चाहेंगे तो प्राइमरी का भी मिल जाएगा। इसमें जून 2011 से लेकर दिसंबर 2024 तक आज तक सीटेट में जितना पेपर हुआ सबका सब पेपर मिलेगा। पूरे 14 साल का पेपर है, आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ रहेगा। सभी सब्जेक्ट रहेंगे, सीडीपी, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ साइंस, ईवीएस। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेंगे, सीटेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या डायरेक्ट व्हाट्सअप से ही परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। इस व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा और सिर्फ आपको 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है कि सामाजिक अधिगम आरंभ होता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखेंगे जो आपका सामाजिक अधिगम है उसके लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, और जो सामाजिक अधिगम होता है वह आपका बेसिकली संपर्क से ही प्रारंभ होता है। तो थर्ड वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था किसके विकास में, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे जो फ्रोबेल थे याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने यहाँ पे जो किंडरगार्टन पद्धति है उसको दिए थे, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। किसी बालक की वास्तविक आयु 8 वर्ष है और मानसिक आयु 12 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि होगी, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। और यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा आपका, यहाँ पे आप लोग बुद्धि लब्धि का फार्मूला जानते हैं। बुद्धि लब्धि का यहाँ पे फार्मूला होता है मानसिक आयु बटे यहाँ पे वास्तविक आयु होता है, और बटे यहाँ पे इंटू में 100 होता है। तो यहाँ पे सब डाटा आपको दिया गया है। यहाँ पे जैसे देखेंगे मानसिक आयु कितना दिया गया, 12 दिया गया, 12 लिख लीजिए। और नीचे आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और इंटू में आपका यहाँ पे 100 हो जाएगा। यहाँ पर किसी भी नंबर से डिवाइड कर दीजिए, जैसे यहाँ पे 4 से डिवाइड कर लीजिए यहाँ से, या 4 से 2 बार में हो जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे या 4 से 3 बार में हो जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे 2 से यह 50 बार में हो जाएगा, और 50 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 150 आ जाएगा। तो 150 देखेंगे फोर्थ वाले में है, फोर्थ वाले में 150 है, तो 150 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सीटेट एग्जाम में एक प्रश्न आपका बिल्कुल फिक्स है, या तो बुद्धि लब्धि का फार्मूला पूछ दिया जाएगा, या तो इस तरह से क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा और बुद्धि लब्धि आपको निकालनी होगी। तो इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो तर्क है, जिज्ञासा है, जो निरीक्षण शक्ति है, इसका जो यहाँ पे डेवलपमेंट होता है, विकास होता है 11 वर्ष की आयु में होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 वर्ष की आयु में, थर्ड वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा चिंतन अनुसंधान से संबंधित है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। अनुसंधान से संबंधित दिया गया है, तो यह परंपरागत चिंतन, वैज्ञानिक चिंतन और विकेंद्रित चिंतन होंगे, तो ये सभी वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे फोर्थ वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और PDF के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और सीटेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिए। चाहे कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, सोशल साइंस का, मैथ साइंस का, प्राइमरी का, इस नंबर पर मैसेज कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।